हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। सुबह का गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। तो जैसा कि आशा करता हूं कि आप सभी ने मेरे इस लेक्चर्स का पार्ट वन दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट वन आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैं डाल चुका हूं, उसको आप देख चुके होंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में ये पार्ट टू है। इसमें हम लोग ईसीजी कर्व के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चंस आया था CSIR नेट JRF में, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी गाय तैयार हो जाइए पूरे पूरे एनर्जी के साथ और पेन कलम लेकर के पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ECG के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की रेगुलेशन देखेंगे, फिर हम लोग हार्ट का पैथोलॉजिकल कंडीशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़िए बेटा। चलिए, ह्यूमन हार्ट का कार्डियोग्राम। ठीक, अब ये कार्डियोग्राम है क्या? सबसे पहले यही समझ लेते हैं भाई, ये कार्डियोग्राम क्या है। तो कहता क्या है कि एक हार्ट बीट में, ईच हार्ट बीट में, हार्ट में जितने भी मसल्स फाइबर्स हैं जो कि आपका सिस्टोल में जा रहे हैं या डायास्टॉल में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इन सभी के, ये सभी जब सिस्टोल या डायस्टोल में जाते हैं तो ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो इसको पता कैसे करें? तो इसी एक्शन पोटेंशियल को रिकॉर्ड करने के लिए लोगों ने क्या किया, एक कंपोजिट रिकॉर्ड किया और उसको कहा गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आया बात समझ बेटा कि हार्ट का मसल्स एक बीट में, उसमें जितने मसल फाइबर्स होते हैं वह जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, उससे एक इम्पल्स जनरेट होता है। उस इम्पल्स के जनरेट होने से क्या होता है कि उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जब करते हैं, उसी रिकॉर्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आशा करता हूँ सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक। अब रिकॉर्ड कैसे करोगे भैया? रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन कैसे करोगे रिकॉर्ड? कुछ तो मशीन होगा भाई। तो जो मशीन हमारे पास अवेलेबल है वह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक मशीन, हाँ ये एक मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा जो रिकॉर्ड किया गया, ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राम। ठीक है, इसमें कुछ वेव्स वगैरह दिए, अभी समझाएंगे इन सभी चीज को। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बेटा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ये रिकॉर्ड है किसका? एक्शन पोटेंशियल का। जब हार्ट का सारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, अब देखिए, जब आप ईच हार्ट बीट में, प्रत्येक हार्ट बीट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो प्रत्येक हार्ट बीट में 3 प्रकार का वेव्स दिखाई दिया बेटा। आया समझ में? 3 प्रकार का वेव्स दिखाई दे रहा। कौन कौन सा 3 प्रकार का वेव्स है? पहला है पी वेव्स, जो ये दिख रहा है। दूसरा है QRS वेव्स, QRS वेव्स। और तीसरा है टी वेव। ठीक है, इतना कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक बेटा, अब समझते हैं कि भैया पी वेव क्या बताता है, QRS वेव क्या बता रहा है और टी वेव क्या बता रहा है। समझ लेते भैया। पी वेव देखिए थोड़ा सा अपवर्ड डिफ्रैक्टेड है, तो ये पी वेव बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कार्डियक साइकिल में कि पहले हमारा हार्ट का जो अपर चैम्बर है एट्रिया, वो क्या करता है? सिस्टोल में जाता है, डीपोलराइज होता है। उसी वक्त क्या दिखाई देता है? पी वेव दिखाई देगा। ठीक बेटा, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, एट्रिया जब डीपोलराइज हो जाएगा, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस की बारी आएगी, यानी वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उस समय उसको कॉन्ट्रैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए QRS वेव्स का, जैसे कि QRS इस वेव्स का जनरेशन हुआ। ठीक बेटा, अंत में टी वेव दिखाता है, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा उसके बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइज होगा, लास्ट में आपका एट्रियल रिपोलराइज होता है।
तब वेंट्रिकुलर रीपोलराइज होगा, यानी वेंट्रिकुलर अब रिलैक्स मूड में चला गया, रिलैक्स हो गया, डायस्टोल में चला गया। ठीक बेटा, तो इसको कैसे पकड़ोगे, इसके लिए टी वेव बताता है, ये है टी वेव, ये टी वेव बताता है कैसे पकड़ा जाए। ठीक बेटा, ये नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल है, पी वेव क्यू वेव का नॉर्मल शेप दिखाया जा रहा है। इसके शेप में किसी प्रकार का अगर चेंजेस आता है तो हार्ट का पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब सवाल है कि पी वेव तो बना, इस यह जो पी वेव है, अगर हम एक एक वेव्स को देखा जाए, पी को भी देखे, क्यू भी देखे, आर भी देखे, एस भी देखे, ये चारों वेव्स को अगर हम डिस्टिंग्विश कर दे तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसको देख लेते हैं। पी वेव ओरिजिनेट होता है जब हमारा एट्रिया डीपोलराइज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक बेटा, क्यू वेव, अब एट्रिया डीपोलराइज कर गया, अब वेव्स नीचे जाएगा, तो क्या होगा, जब वेव्स नीचे जाएगा तो वेंट्रिकल्स का लेफ्ट और राइट सेप्टल पार्ट डीपोलराइज करेगा, तब क्यू वेव जनरेट होता है। ठीक बेटा, वहां से और नीचे जाएगा, अब सेप्टल में तो पहुंच गया डीपोलराइजेशन, अब सेप्टल से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका पल्स इम्पल्स जाएगा और क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीपोलराइज करेगा, डायस्टोल करेगा, तो आर वेव आएगा। लास्ट में दिखता है एस वेव, जब वेंट्रिकुलर लेट डीपोलराइजेशन में जाता है, लेट डीपोलराइजेशन, क्योंकि अब पोलराइजेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि अब ये वेव्स वापस जा रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शंस की तरफ वापस जा रहा है, तो लास्ट में बनता है एस वेव्स। ठीक, आया बात समझ में। अब चलते हैं इससे संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन सीएसआई में पूछा था उसको बना लेते हैं, तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक बेटा, देखिए एक क्वेश्चन है कि इन लोगों ने क्या किया कि ईसीजी कर्व को ड्रॉ किया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को लोगों ने ड्रॉ किया ह्यूमन के हार्ट का, डिफरेंट वेव्स दिखा रहा है, पी क्यू आर एस टी दिखा रहा है, और इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। अब देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से बनाएंगे। ठीक बेटा, चलिए सबसे पहले देखिए, पी वेव occurs ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, सही है, सबसे पहले एट्रिया ही डीपोलराइज करता है, इन ऑप्शन ए करेक्ट है, तो जहां जहां करेक्ट है उसको काट के हटा दो भैया, ए ऑप्शन करेक्ट हटा दिया मैंने। अब देखो टी वेव बताया था ना कि पहले पी वेव में क्या था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज, सॉरी एट्रिया डीपोलराइज, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज, टी में क्या था, वेंट्रिकुलर रीपोलराइज। यहाँ क्या लिखा है, एट्रियल रीपोलराइज, यानी बी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, गलत हो गया। तो देखो कहाँ कहाँ गलत है, तो बी स्टेटमेंट आपको देखा जाए तो एक यहाँ गलत है और यहाँ गलत है, मतलब दो या चार में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्यू आर एस वेव्स क्या बता रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, ये बात सत्य है कि सी जो है क्यू आर एस वेव्स ये बताता है वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन के बारे में। बात समझ आ रही है बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं, सी सही हो गया, तो भैया सी यहाँ है, ये हो नहीं सकता क्योंकि सही स्टेटमेंट है, ये होगा ही नहीं। लास्ट में क्या बचा, बी और डी, यही ना उत्तर आपका हो जाएगा। और टी देख लो, क्यू टी इंटरवल्स, ये क्यू है, ये टी इंटरवल्स है, क्या होगा इसमें आपका, ये कर रहा है ऑरिकुलर एक्शन पोटेंशियल। कैसे हो सकता है भैया, क्यू आर एस से तो स्टार्ट हो गया आपका वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, तो टी तक तो वही रहेगा, ऐसी भी गलत है। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, ईसीजी कर्व में एस वेव कहां से जनरेट हो रहा है, फट से आपको याद आना चाहिए, सेप्टल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन गलत, यहाँ क्यू वेव्स होता है, लेट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल्व्स मूविंग बैक टुवर्ड द एवी जंक्शन, यही ना सही, यही ना सत्य स्टेटमेंट है। लेफ्ट टू राइट होगा नहीं, ये आर हो जाएगा, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन ये होगा ही नहीं। आया बात समझ में, ऑप्शंस क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आया बात समझ में बेटा, सीख पा रहे हो कुछ, मजा आ रहा है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अभी तक तो हमने पी क्यू आर एस वेव्स के बारे में पढ़ा, अब कुछ इंटरवल्स के बारे में पढ़े, समझे इंटरवल्स होता क्या, इंटरवल्स कहता क्या है कि जब दो वेव्स के बीच में, दो वेव के बीच में जो टाइम स्पैन है, जो टाइम इंटरवल है, जो वक्त लगता है,
उसी को इंटरवल्स या सेगमेंट्स कहते हैं। यानी देखो पहला पी आर इंटरवल, यानी पी से लेकर के इस आर के बीच में ये इंटरवल पूछ रहा है, तो ये इंटरवल क्या होगा, यहाँ क्या है एट्रिया है, यहाँ वेंट्रिकुलर स्टार्ट हो रहा है, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन। मैं बता रहा हूँ कैसे याद करोगे। एट्रिया भी स्टार्ट हो रहा है, इसका डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स का भी डीपोलराइजेशन शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन हो गया। ठीक, सेगमेंट समझ में आ रहा है ना आपको कि दो वेव्स के बीच के टाइम स्पेन को इंटरवल्स या सेगमेंट कहते हैं। दूसरा दे रहा है क्यू आर एस, इधर पता ही है आपको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। ठीक बेटा, क्यूटी इंटरवल्स क्यू से लेकर के टी तक जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल होगा, और एच टी इंटरवल जा रहा है, यानी इस एस से लेकर के टी तक जा रहा है, तो क्या हुआ यहाँ एक प्लेटो आ जाएगा, यह प्लेटो बताएगा वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को। इसको याद रखिएगा बेटा, लॉजिक ला के याद कर लो ना। कैसे याद करोगे, पी से आर जा रहे होते हैं, एट्रिया भी वेंट्रिकुलर भी याद हो ही गया, क्यू आर एस आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है भी याद हो ही गया आपका, क्यू टी आपका वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल होगा, एस टी आपका प्लेटो आ जाएगा, तो इसको याद करना है बेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन, सीधे उसने डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा जो हमने आपको दिया है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। पी आर इंटरवल क्या होगा, अभी ने बताया था एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन ए का 2 हो जाएगा। अब भैया ए का 2 देख लो, यहाँ पर सब में ए का 2 है, मैं ए का 2 सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, बाकी में तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, आगे देखना ही नहीं है बेटा। आया समझ में कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक सवाल आया था केमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चल गया है, तो क्या हमेशा चलता रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट भी करना पड़ता है, मन किया तो इसकी एक्टिविटी को हाई करो, मन किया तो लो कर दो, तो उसमें एक रेगुलेशन आता है केमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स से। जब इस रिफ्लेक्स ने आर्टेरियल प्रेशर को जब मेजर किया ड्यूरिंग हाइपोटेंशन, जब प्रेशर काफी कम था, तो वहां पर एक मेयर वेव्स वहां पर एक लोगों ने मेयर वेव्स को वहां पर डिटेक्ट किया, जो स्लो था, रेगुलर था और ओसिलेट कर रहा था, यानी पेंडुलम की तरह ओसिलेट कर रहा था, ये मेयर वेव्स था। इसको किसने बनाया, तो ये केमोरिसेप्टर डिस्चार्ज, केमोरिसेप्टर यानी एक केमिकल रिसेप्टर आपके नर्वस सिस्टम में होता है, यही कंट्रीब्यूट करता है मेयर वेव्स को जनरेशन के लिए। इसी में क्वेश्चन पूछ दिया कि मेयर वेव्स जब ब्लड प्रेशर, जब हम ब्लड का प्रेशर मेजर कर रहे हैं ड्यूरिंग हाइपोटेंशन, तो वहां पर मेयर वेव्स जनरेट हो रहा है, किस कारण से, तो अभी ने बताया रिफ्लेक्स ऑसिलेशन ऑफ न्यूरल प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर केमोरिसेप्टर ब्रेन से आ रही है, इसलिए न्यूरल मैकेनिज्म हो गया, और क्या है ऑसिलेशंस है, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशंस वर्ड यूज किया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक बेटा, अब लास्ट चलते हैं हार्ट के पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में। इस पर कुछ क्वेश्चन दिया था CSIR ने 2019 में पूछा था, उससे संबंधित मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखो, एक कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब मायोकार्डियल क्या है, हार्ट का मसल्स है, इसमें जब इस्चेमिया, जब इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा था, और ये कंडीशन सीवियर हो गया, प्रोलॉन्ग हुई, लंबे समय तक चलता रहा, तो उस समय क्या होगा कि मसल्स में जो चेंजेस आएगा वह चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होता, वह इरिवर्सिबल होता है। आया बात समझ बेटा, बातों को समझ पा रहे हैं आप। ठीक बेटा, तो जब ये कंडीशन हुआ तो इस कंडीशन को पकड़ो कैसे, तो जब इस प्रकार का ब्लड सप्लाई कम होता है उस समय क्या करता है हार्ट का मसल्स, इन सभी एंजाइम का सिक्रेशन हाई कर देता है ब्लड में। जब इनका सिक्रेशन ब्लड में हाई हो जाएगा तो इनको मेजर कर लो, इनको मेजर करोगे तो क्या होगा, ये सिम्टम है, तो इनका मेजरमेंट ही बता देगा कि हार्ट में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन चल रहा है। तो यहाँ कौन कौन से एंजाइम है, क्रिएटिन काइनेज, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, तो ये सब मार्कर एंजाइम है, यानी अगर ये रिलीज हो रहा है सिस्टम में, अनयूजुअली हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपका हार्ट में कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इन्फारेक्शंस का एक्टिविटी चल रही है। आई बात समझे बेटा। दूसरा है पैनक्रिएटाइटिस, इससे संबंधित नहीं लेकिन क्वेश्चन डाला था इसलिए मैं डाल दिया हूँ। पैनक्रिएटाइटिस मतलब इसमें पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होगा। आप जैसे ही पैनक्रियाज इन्फ्लेमेट करेगा क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी हाई हो जाएगी, तो उसकी एक्टिविटी जब हाई जो करेगा क्या, वह पैनक्रियाज
अपने सिस्टम से अपने सेल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन ब्लड में हाई कर देगा। उसको मेजर कर लो तो पता चल जाएगा कि आपका पैनक्रियाज हाइपर एक्टिव हो गया, यानी इन्फ्लामेट कर गया है। तो वहाँ कौन सा एंजाइम है? लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम। ठीक बेटा, आई बात समझ में? चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि कॉलम एक्स में दिया है कंडीशंस डिजीज, कॉलम वाई में दिया है उसका मार्कर एंजाइम जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अभी बताया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा? क्रिएटिन भी रिलीज होगा और ट्रोपोनिन भी रिलीज होगा। तो ए का 2 भी होगा, 4 भी होगा। ए का 2 भी है, ए का 4 भी है। ठीक, यहाँ पर यहाँ होगा नहीं, 2 3 है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक बेटा, आई समझ में? मजा किया आप लोगों ने, वेरी गुड। लेक्चर को समझने के लिए और हमारे लेक्चर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अपडेट रहिए। अच्छा लगा हो एक सब्सक्राइब कर देना, उससे मनोबल बढ़ता है। और आगे भी मैं इसी तरह बहुत सारा लेक्चर्स लाता रहूँगा जो CSIR के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है उससे। ठीक है बेटा, इसी के साथ अलविदा, बाय।